हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था त्यांग झाओ एम्पर से कहता है, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ली ज़िफेन कहता है, अंकल आप किसकी बात कर रहे हैं? त्यांग झाओ कहता है, मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन लियो चैंगफोंग की बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। ली ज़िफेन कहता है, अंकल आप क्यों मजाक कर रहे हैं, वो इसमें मेरी क्या मदद कर सकती है? तो त्यांग झाओ कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें लेडी ल्यू को यहाँ बुलवाना चाहिए, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। एम्पर अपने नौकर को लेडी ल्यू को उसके पहले से बुलवाने के लिए ऑर्डर देता है। चैंग फेंग जो कि वही सुनकर उनकी बातें सुन रहा था, वो तुरंत अपने पैलेस की तरफ भागता है। एम्पर त्यांग झाओ से कहता है, अंकल लगता है आप लेडी ल्यू के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। तो त्यांग झाओ कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय से झांग फैमिली और ल्यू फैमिली के बीच अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो हम साथ में खेला भी करते थे। तभी चैंग फेंग वहाँ पहुँच जाता है। वो प्राइम मिनिस्टर और एम्पर को सैल्यूट करता है। वो इशारों ही इशारों में त्यांग झाओ की तरफ मुंह बनाने लगता है। तभी एम्पर उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम सामंतों के विषय में मेरी कुछ मदद कर सकते हो। चैंग फेंग कहता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ योर मैजेस्टी, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। त्यांग झाओ कहता है, झूठ मत कहो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा भाई लिू चैंगफेंग एक रबिश था, वो तो तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से वो एक प्राइम मिनिस्टर बन गया था। चैंगफेंग उसकी तरफ एक फेक स्माइल देता है और मन में सोचने लगता है, तुम होगे रबिश, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे रबिश कहा। चैंगफेंग अब एम्पर से कहता है, मैंने सुना है कि आपने सामंतों की पावर घटा दी है, पर ऐसा आपने क्यों किया है? एम्पर कहता है, क्योंकि सामंतों के पास बहुत बड़ी सेना है जो हमारी कंट्री के लिए एक हिडन ट्रबल हो सकता है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरी कंट्री के लोग युद्ध से बचे रहें। तभी चैंग फेंग चुपके से त्यांग झाओ का कान खींचता है और एम्पर से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है एम्पर, जिससे आपको सामंतों की पावर भी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके चिल्ड्रन आपके सामने होस्टेज बनकर प्रस्तुत हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी टेरिटरीज भी रिड्यूस हो जाएंगी। पर इस आइडिया की वजह से आपके अंकल को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एम्पर कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी कंट्री के लोग सुखी रहने चाहिए, अपना आइडिया बताओ। चैंग फेंग कहता है, अक्सर ये मिनिस्टर लोग अपने सबसे बड़े बेटे को थ्रोन पर बिठाते हैं। आपको बस एक फरमान जारी करना है कि इस बार उत्तराधिकारी इनके बच्चों में से सेलेक्ट किए जाएंगे। ये अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। हर सामंत के कम से कम 2 से 3 बच्चे हैं। उनकी टेरिटरीज अभी भी उनके बच्चों की ही होगी, लेकिन उन बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। त्यांग झाओ कहता है, इस तरह उनके खुद के बच्चों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एम्पर चैंग फेंग से कहता है, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया। और वो त्यांग झाओ से कहता है, अंकल ये सब के लिए स्कूल खोलने की जिम्मेदारी आपकी होगी। त्यांग झाओ पूछता है, स्कूल किस लिए? चैंग फेंग कहता है, सामंतों के बच्चों को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो एजुकेशन होगी उसके लिए स्कूल तो खोलना होगा ना, तभी तो वो खुद ब खुद यहाँ चले आएंगे। एम्पर चैंग फेंग से कहता है, थैंक यू वेरी मच लेडी ल्यू, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक बार में ही समाधान निकाल लिया। त्यांग झाओ कहता है, लेकिन जो भी ओल्ड मिनिस्टर्स हैं वो तो इस बात पर ऑब्जेक्ट उठाएंगे ना। चैंग फेंग कहता है, तभी तो हमें आपकी ज़रूरत होगी ना अंकल, उन सबको मनाने का काम आपका है। एम्पर कहता है, ठीक है अंकल, फिर ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। एम्पर तुरंत चैंग फेंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, लेडी ल्यू, अब हमें अपने प्रीशियस बेबीज़ को देखने के लिए चलना चाहिए, मुझे उनके बारे में थोड़ी और नॉलेज चाहिए। बेचारे चैंग फेंग को एम्पर फिर से अपने वेपन्स के पास ले जाता है। अगले दिन एम्पर जब सारे मिनिस्टर्स को अपना फैसला सुनाता है तो सब लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तभी इंपीरियल सेंसर कहता है, हमेशा ये रूल चला आ रहा है कि थ्रोन पर वाइफ का सबसे बड़ा बेटा बैठता है, कॉन्क्यूबाइन का बेटा नहीं बैठ सकता और ना ही कोई छोटा बेटा बैठ सकता। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में फिर से सोचना चाहिए एम्पर। तभी त्यांग झाओ बाकी सारे सामंतों से भी पूछता है कि क्या उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है, पर वो सब के सब कह देते हैं, हमें एम्पर का आइडिया बहुत अच्छा लगा। एम्पर कहता है, अगर किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इंपीरियल सेंसर अकेले में उन सारे सामंतों से पूछता है, तुम सबने एम्पर की बात से अग्री क्यों किया? तो वो सब उससे कहते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर त्यांग झाओ ने हमारी काफ़ी छोटी छोटी बातों का पता लगा लिया था जिन्हें लेकर वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। तभी एक नौकर वहाँ आकर कहता है, इंपीरियल सेंसर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वहाँ एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे देखकर इंपीरियल सेंसर शॉक रह जाता है।
दूसरी तरफ एम्पर अपने अंकल से कह रहा था, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी भी मिनिस्टर ने मेरी बात पर डिसएग्री नहीं किया। त्यांग झाओ सोचने लगता है, लिू चैंगफेंग ने इसमें मेरी काफ़ी मदद की है, मुझे उसकी प्रेगनेंसी वाली बात को एम्पर के साथ क्लियर करना होगा। ऐसा सोचकर वो एम्पर से कहता है, मैंने ऐसी र्यूमर सुनी है कि लेडी लिू प्रेग्नेंट है। तो एम्पर कहता है, इसमें र्यूमर वाली क्या बात है, क्या ये नॉर्मल नहीं है? त्यांग झाओ कहता है, माय नेफ्यू, तुम तो आज तक हमेशा अपनी कॉन्सर्ट्स को इग्नोर करते आए हो ना, और प्रेगनेंसी के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच वैसे संबंध होना ज़रूरी है। एम्पर कहता है, क्या आप मेरे और लेडी लिू के बीच के रिश्ते पर डाउट कर रहे हैं? मैं हर रात उसी के साथ रहता हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों के बीच कोई संबंध ना बना हो? त्यांग झाओ सोचने लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मेरे नेफ्यू को अभी तक पता ही नहीं चला है कि वो एक लड़का है? पर मेरा नेफ्यू कभी झूठ नहीं बोलता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों गे हों? पर अगर ये गे हैं भी और इन्होंने आपस में संबंध बनाया, तब भी इनके बच्चे नहीं हो सकते। आखिरकार माजरा क्या है? दूसरी तरफ इंपीरियल सेंसर से मिलने जो पर्सन आया हुआ था वो मार्की मैन ही था। इंपीरियल सेंसर उससे कहता है, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें पर्सनली यहाँ आना पड़ा? मार्की मैन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें इसी तरह हारते देखते रहता? अगर तुम हमारे कोलैबोरेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो अपनी थोड़ी वैल्यू दिखाओ। इंपीरियल सेंसर उससे कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तभी मार्की मैन कहता है, अब मैं ज़रा अपनी पुरानी बहन एम्प्रेस से मिलकर आता हूँ। तुम्हें स्ट्राइक करने के बाद अब मेरा निशाना एम्पर पे है, उसे भी मुझे स्ट्राइक करना है। त्यांग झाओ चैंगफेंग से प्रेग्नेंट होने वाली बात पूछता है, तो चैंगफेंग उससे कहता है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं एक स्ट्रेट मैन हूँ, तुम्हारे नेफ्यू से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। त्यांग झाओ कहता है, पर उसका कहना है कि तुम दोनों हर रात साथ में बिताते हो। चैंगफेंग कहता है, हाँ, हम दोनों हर रात साथ में बिताते हैं, क्योंकि तुम्हारा नेफ्यू हर रात मेरे साथ वेपन्स की बातें करता रहता है, और वैसे भी मैं एक मैन हूँ, हम दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं? त्यांग झाओ कहता है, मैं जानता हूँ, पर तुम अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम बचपन से उस पर अपनी जान लुटाते आए हो। तभी एक सर्वेंट वहाँ आकर कहती है, लेडी लिू, एम्प्रेस ने आपको लंच पर बुलाया है। चैंगफेंग त्यांग झाओ से कहता है, अब तुम यहाँ बैठकर अपनी फालतू बातें सोचते रहो, मैं अपना लंच करने जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे जल्दी ही एक मौका ढूंढना होगा जिससे इस फेक प्रेगनेंसी के बारे में मैं एम्प्रेस को बता सकूँ, वरना मेरी बैली की वजह से तो सब कुछ पता चल जाएगा। तभी एम्प्रेस को खबर मिलती है कि मार्की मैन उससे मिलने के लिए आया है। एम्प्रेस सोचने लगती है, अचानक से उसे कैपिटल आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तभी मार्की मैन वहाँ आकर कहता है, ओल्डर सिस्टर, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एम्प्रेस उससे कहती है, तुम यहाँ अचानक से क्यों आए हो? तो मार्की मैन कहता है, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों के मन में उठ रहा है, मैं वही तुमसे पूछने के लिए यहाँ आया था। एम्पर की अभी तक कोई भी संतान नहीं है और हम सब इस बात पर चिंतित हैं कि कहीं एम्पर को कोई बीमारी तो नहीं, और अगर ऐसा है तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, वरना एम्पर के बाद थ्रोन पर कौन बैठेगा। एम्प्रेस कहती है, तुम्हें इस बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा सन बिल्कुल हेल्दी है। मार्की मैन कहता है, पर अभी तक उसकी कोई संतान नहीं है ओल्ड सिस्टर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे मिनिस्टर्स के पास एक एक्सक्यूज़ होगा उसके खिलाफ जाने का। तभी एक नौकरानी आकर कहती है, योर हाइनेस, लेडी लिू आ चुकी हैं। एम्प्रेस चैंगफेंग को दिखाते हुए कहती है, ये लेडी लिू हैं और यही मेरे बेटे के बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो आपको परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बेचारा चैंगफेंग मन में सोचने लगता है, मैं तो सोच रहा था कि प्रेगनेंसी वाले झूठ को आज क्लियर कर दूंगा, पर आज फिर से मैं फंस गया। चैंगफेंग को देखकर मार्की मैन एक बार में ही पहचान लेता है और सोचने लगता है, ये तो चैंगफेंग है, ये ओल्ड फॉक्स यहाँ क्या कर रहा है। मार्की मैन उसे देखकर कहता है, लिू चैंगफेंग, तुम अभी तक जिंदा हो? चैंगफेंग कहता है, लिू चैंगफेंग मेरा ट्विन ब्रदर था, मैं लिू चैंगफोंग हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मार्की मैन उसे अच्छे से चेक करता है और फिर कहता है, सही कहा तुमने, तुम एक वुमेन ही हो क्योंकि तुम्हारी एक बिग बैली है, तुम चैंगफेंग नहीं हो। चैंगफेंग एम्प्रेस से कहता है, योर हाइनेस, ये कौन है? तो एम्प्रेस उसे कहती है, ये साउथ के मार्की मैन है। चैंगफेंग भी उस मार्की मैन को पहले से बहुत अच्छे से जानता था। चैंगफेंग उठकर जाने लगता है तो एम्प्रेस उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, तुम्हें हमारे साथ लंच करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो, इस वक्त तो तुम्हें और भी ज़्यादा खाना चाहिए। मार्की मैन यह देखकर कहता है, कंग्रेचुलेशन माय ओल्ड सिस्टर, तो सच में एम्पर अब बाप बनने वाला है।
ओके गाइस, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।